नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक और आज हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं। आप चेहरे देख रहे हैं और इसके बाद मैं आपको परिचय कराने वाला हूं इनसे। हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी। आप पर्यावरणविद हैं, साथ ही मानव ऑर्गेनाइजेशन के आप संस्थापक भी हैं। आप ललितपुर जनपद में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप एडवोकेट भी हैं। और आपको बता दें कि इस समय गौरैया बचाओ अभियान में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। आप पशु पक्षियों को लेकर बहुत चिंतित दिखाई देते हैं और कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। साथ ही इनकी कहानी भी बड़ी अजीब है। हम जब आपको बताएंगे, उनके ही मुंह से सुनवाएंगे किस तरीके से उनके मन में ऐसे विचार आए, तो निश्चित रूप से आपको मैं मिलाने वाला हूं जो हमारे पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी हमारे बीच में बैठे हैं। तो पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं जिनके बारे में हम आपको परिचय करा दें। डॉक्टर राजीव निरंजन जी, आप प्रोफेसर हैं नेहरू महाविद्यालय में और आपका भी विषय पर्यावरण ही है। आप कई वर्षों से पर्यावरण को लेकर बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं हमारे जनपद में और बुंदेलखंड में, क्योंकि कहा जाता है कि बुंदेलखंड बांधों का जिला है, बुंदेलखंड पहाड़ों का जिला है और कुछ लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है। लेकिन आज जब हमारे साथ ऐसे मेहमान जुड़े तो हमको पता चला कि बुंदेलखंड पिछड़ा ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीजों में बहुत अगड़ा है, जैसे कि गौरैया बचाओ अभियान में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी। गौरैया बचाओ अभियान में कल एक कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है हमारे साथ थोड़ा साझा करेंगे जी। कल गौरैया बचाओ थोड़ा अभियान, सा तेज बोलेंगे भाई साहब। जो कल गौरैया बचाओ अभियान का कार्यक्रम है वह हमारे जनपद के रघुनाथपुरा जो गांव है वहां के उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखा गया है। तो वहां कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि जो वहां के बच्चे हैं स्कूल के, वो स्कूल के बच्चे गौरैया संरक्षण को लेकर अपनी पेंटिंग्स बनाएंगे और उनके साथ हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे जिसमें हम उन्हें बताएंगे कि गौरैया को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि जब आपको कोई गौरैया का कृत्रिम आवास दे, घर दे, तभी आप गौरैया को बचाओ। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने आसपास जो भी वेस्ट ऑफ वेस्टेज मटेरियल है उससे भी गौरैया का घर स्वयं निर्मित करके अपने घर पर, गली मोहल्ले में लगा सकते हैं, वितरित भी कर सकते हैं। आप यह मत सोचिए कि जब कोई पर्यावरणविद या कोई समाज सेवी आपके पास आएगा, आपसे कहे तभी आप पर्यावरण बचाएं। आपको स्वयं कैसे पर्यावरण को बचाना है, इस बात के लिए हम लोग उनके साथ एक संवाद करेंगे जो गौरैया संवाद होगा और गौरैया से हम लोग पर्यावरण की यात्रा करेंगे। जी जी। तो गौरैया से पर्यावरण की यात्रा में हम उनको बताएंगे कि गौरैया, अक्सर लोग कहते हैं कि गौरैया क्यों बचाते हो। तो पुष्पेंद्र जी, हमारा पहला सवाल है, हमारे जो दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, गौरैया हमारी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं? ये पहला सवाल आया है भाई साहब जी। तो गौरैया चूंकि सवाल में ही है कि हमारे जो प्राकृतिक तंत्र है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर गौरैया नहीं रहेगी तो पर्यावरण को कितना नुकसान है, यह एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला नुकसान, चूंकि गौरैया गांव में आसपास खेतों में रहती थी, अपना दाना खाती थी, तो क्या हुआ कि अगर गौरैया नहीं रहेगी तो नुकसान क्या है। अगर गौरैया नहीं रहेगी तो जो भी कीट भक्षी जीव जंतु हैं जो फसल को चौपट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और उन कीट भक्षियों को गौरैया खा जाती है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है कि कैसे वह बिना किसी कीटनाशक दवाई के उन कीटों को कंट्रोल करती है और फसल को बचाने का कार्य करती है। एक छोटी सी कहानी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी चलती है कई बार कि एक चाइना का एक शहंशाह, एक बादशाह हुआ है, उसने कहा कि यार गौरैया ये तो फसलों को नुकसान पहुंचाती है और कई कुंटलों को फसलों को खा जाती है, हमारा देश तो बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने आदेश दिया कि जितनी भी गौरैया मिले उन गौरैया को मार दो और जो भी गौरैया मार के मेरे पास लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। धीरे धीरे चाइना में गांव गांव, गली गली में एक अभियान चला कि गौरैया को मारो। जब वहां गौरैया मार दी गई तो अचानक से वहां ऐसा संकट आया कि वहां पे जो कीट भक्षी थे उन्होंने हमला किया और सारी फसल चौपट हो गई। तब वहां के जनमानस को, वहां के बादशाह को यह एहसास हुआ कि हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और फिर गौरैया को संरक्षित करने का फिर से अभियान चलाया गया। तो अगला सवाल हमारा राजीव जी से है। राजीव जी, गौरैया दिवस कब मनाते हैं और गौरैया दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? जी। ये गौरैया दिवस 20 मार्च को हर साल प्रतिवर्ष मनाते हैं। उद्देश्य की बात आती है तो हम किसी भी दिवस को उस उद्देश्य को लेकर मनाते हैं जब उसमें कोई संकट आ जाता है। जी। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। जब पर्यावरण पर संकट आया तो पूरे विश्व के देश इकट्ठे होकर उन्होंने दिवस निश्चित किया कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। उसी तरह गौरैया जब संकट में आई
और संकट में आई हमारे आधुनिक जीवन शैली के कारण। पहले जो गौरैया थी वो हमारे घरों के रोशनदान से अंदर जाके पंखों के उसमें घोंसला लगाती थी। फिर हमने क्या किया, उन घोंसलों को अलग कर दिया। मच्छर जाली, चूंकि मच्छर से समस्या पैदा हुई तो हमने एक नया ट्रेंड आया कि अपने रोशनदान पर मच्छर जाली लगाने लगे। तो गौरैया हमारे अंदर नहीं आ पाई घरों में और घोंसला नहीं दे पाई, तो उसकी प्रजातियां लगातार कम हुई। जब प्रजातियां कम हुई तो एक संकट की बात आई, क्योंकि गौरैया हमारे घर के आंगन में खेलती थी, बच्चों से रहती थी। जैसे पुष्पन जी ने बताया कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती थी जो हमें हानि पहुंचाते थे, तो उनकी संख्या अचानक बढ़ना शुरू हुई और गौरैया कम हुई। तो जो पारितंत्र की बात है, पारिस्थितिक तंत्र की बात है, कौन किसको खाता है, जब इसके बीच की एक चेन जब टूट जाएगी तो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। कीड़े पतंगे बढ़ना शुरू हुए थे। तब बात आई कि हमें कैसे गौरैया को बचाना है। तो 20 मार्च को ये फिक्स हुआ कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाए गौरैया को संरक्षित करने के लिए। तो उसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि घरों की मच्छर जालियों तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन वो रोशनदान वाली जगह पे हम आर्टिफिशियल घोंसले लकड़ी से बना के उनका घोंसला हम लगाते हैं, या हमारे घर में जो जूते चप्पल के डिब्बे आते हैं उनसे घोंसला बना के हम टांगते हैं। पानी की बोतल तो या छोटा सा बड़ा जो जार होता है, हमारे यहाँ अधिकांश अचार का डिब्बा या टॉफी चॉकलेट का जो डिब्बा आता है उसमें छोटा सा छेद करके हम उसको टांग देते हैं और गौरैया उसमें आके अपना घोंसला बनाती है, उसमें अपने बच्चे देती है। ये हमारा उद्देश्य है जनमानस तक पहुंचाने के लिए। हम आपको बता दें कि हमारे बीच में जो समाज सेवी हैं, जो शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, इनकी कहानी भी बहुत अजीब है। मैं आप अजब की कहानी है इनकी, क्योंकि गौरैया को बचाने का मन में अगर किसी ने संकल्प लिया है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई कहानी जुड़े होगी। तो आज हमारे जो वकील साहब हैं पुष्पन जी, ऐसी कौन सी वजह रही? हमने सुना है कोई कहानी भी है जुड़ी हुई, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसी दौर से गौरैया को बचाने का संकल्प मन में ले लिया था। बिल्कुल एक कहानी है, चूंकि गौरैया जो दिवस है, विश्व गौरैया दिवस, वह 2010 से मनाना शुरू हुआ। चूंकि मेरे को उस बात की जानकारी नहीं थी। जब मैं विधि की पढ़ाई झांसी से कर रहा था तो जिस मकान में मैं रहता था उसी मकान में मेरे कमरे के एक रोशनदान में गौरैया का घोंसला था। तो एक दिन अचानक से हमारे मकान मालिक आए और उस घोंसले को हटाने लगे। तो मुझे पता नहीं कैसी ईश्वर की देन हुई, मैंने उनको मना किया कि बाबा इस घोंसले को मत हटाइए। उन्होंने कहा क्यों, आज से तो हमारा कमरा गंदा हो जाता है। मैंने कहा आप ऐसा कीजिए कि इस गौरैया के घोंसले का किराया भी आप मेरे कमरे के किराए में ऐड कर दीजिए। तो उस रात, चूंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको भी नींद नहीं आई कि वो कोई गलत कार्य करना जा रहे थे, और उस रात मुझे भी नींद नहीं आई। तो जब मैं करवटें ले रहा था तो अचानक से मैं उठा, मैंने अपनी डायरी उठाई, पेन उठाया, मैंने कविता लिखी कि मेरे कमरे के रोशनदान में वह रोज तिनके ला ला के रखती, मैं रोज उन्हें उठाकर फेंक देता। वह रोज संघर्ष करती अपना घरौंदा बनाने की, मैं रोज उसका घरौंदा अपने हाथों से तोड़ देता, क्योंकि उसकी मजबूरी है। घरों के रोशनदान हमने बंद कर दिए हैं और मजबूरी मेरी भी है कि उसके घोंसले की वजह से कमरा गंदा जो हो जाता, लेकिन वह भी करे क्या करे, जाए कहाँ। काट दिए हैं जंगल सारे हमने, धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं जंगल सारे। तो अब जब बात आई कि कहाँ जाए, तो एक बात आई, तो इससे एक विचार मेरे मन में आया कि गौरैया यार, ये मेरे मन में एक कविता क्यों आई, ऐसा क्या हुआ। तो फिर हमने गूगल के माध्यम से एक शोध शुरू किया, तो मुझे जानकारी हुई कि 2010 से गौरैया संकटग्रस्त पक्षियों में आ गई है। एक रिसर्च के माध्यम से आया कि करीब 1200 जीव जंतु जिनकी एक सूची बनाई गई है हिंदुस्तान के अंदर संकटग्रस्त हैं। उनमें से 87 ऐसे पक्षी या जीव जंतु हैं जो वास्तव में विलुप्त होने की कगार पे हैं। उनमें से एक हमारी नन्ही सी घर आंगन में एक जो 15 से 16 सेंटीमीटर की चिड़िया है, जो ज्यादा जगह भी नहीं लेती है, वो भी संकटग्रस्त है। तब फिर हम ललितपुर आए, छुट्टी के दौरान हमने अपने दोस्तों से बात की, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमारे दोस्तों का था, अरे यार कैसी बात करते हो, जैसा तुम कहोगे हम करेंगे। क्योंकि एक पॉकेट मनी की भी विद्यार्थी जीवन में समस्या आती है। घर पर कहा तो कुछ पिताजी ने कहा ठीक है हम देंगे। उस समय एक नोकिया 2600 मोबाइल हुआ करता था, मैंने बिना घर के बताया कि अरे मेरा मोबाइल गिर गया है, उसको भी मैंने बेच दिया और उस पैसे को कलेक्ट करके पहली बार हम लोगों ने, जो हमारे जनपद ललितपुर की हृदय स्थली है घंटा घर, वहां पर जैसा भी समझ में आया, कोई रिसर्च नहीं था कि कैसे पेंटिंग बनाए, कुछ हमारे दोस्त थे, कुछ कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे, उन्होंने कुछ तैयार किया, जैसे तैसे हम लोगों ने वहां पे एक पर्यावरण बचाव की प्रदर्शनी लगाई। उस समय सुभाष जायसवाल जी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनसे अनुमति ली, उन्होंने भी तुरंत अनुमति दे दी, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं थी कि हम किस बात की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन जब प्रदर्शनी लगी और जब वहां के लोगों का रिस्पॉन्स आया, कई लोग आए, ये तो पहली बार ललितपुर में हो रहा है, ऐसा तो महानगरों में होता था। उस समय के जो राष्ट्रीय चैनल थे उनमें से कई चैनलों ने उसको कवरेज किया और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को गालियां भी दी, देखो तो मांस मर रहा हो, चरैया बचा रहे हैं।
तो उन सबको भी हम लोगों ने धैर्यतापूर्वक सुना और अपने लक्ष्य से हम लोग बिल्कुल भी डिगे नहीं, अड़ग रहे और लगातार हम लोगों के प्रयास आज देखने को मिलता है कि गौरैया वास्तव में घर आंगन के साथ हमारी गलियों में भी चहकने लगी है। भैया जीत गुप्ता जी लिख रहे हैं गौरैया का प्यारा भाई, और हमारे साथ योगेश चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, पुनीत चौरसिया जी जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र मुन्ना रजक जी जुड़ गए हैं, और मनोज कौशिक जी कह रहे हैं शानदार भाई साहब। साथ ही एक और कमेंट आया है सोनू नैनवारा जी का, बहुत अच्छा आपका जो गौरैया बचाओ अभियान को लेकर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, अगर मौका मिला तो हम आपके साथ जरूर काम करेंगे। बहुत अच्छे समाज सेवी हैं सोनू नैनवारा जी। तो डॉक्टर साहब ऐसी ही आपसे मैं प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, कोई कहानी जरूर जुड़ी होगी कि आपने पर्यावरण का ही विषय चुना, क्या कहानियां तो क्या है बचपन से जुड़ती हैं। बचपन से चूंकि बायो से पढ़ाई किया है, जैसे बीएससी करने गए राजकीय महाविद्यालय में तो बॉटनी और जूलॉजी केमिस्ट्री था, बीएससी में एक विषय छोड़ना होता है फाइनल ईयर में, तो जूलॉजी छोड़ा। और बचपन से पेड़ पौधों के साथ लगाव था, फूलों के पौधों को लगाना, सब्जियों को गमलों में लगाना, और घर पे छोटी छोटी बागवानी करना, मामा के गांव में जाना तो वहां भी खेती बाड़ी में सहयोग करना, इस तरह से पेड़ पौधों से लगा होते होते जब एमएससी करने की बात आई तो हम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रयासरत थे कि वो करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और था कि हमारी हॉबी जिस चीज में है उसको मिले। तो आखिरी समय में जब हम पहुंचे तो एमएससी पर्यावरण में ही मुझे एडमिशन लेना पड़ा। जब पर्यावरण में एडमिशन लिया तो कंटिन्यू हमारा एडमिशन चलता रहा, पर्यावरण से एक लगाव हुआ, पेड़ पौधों के प्रति हमारी जागरूकता आई, समाज के प्रति। जैसे भी अपना योगी जी ने चलाया था, अपनी आरएसएस ने भी चलाया है कुंभ मेले में कि एक थाली एक थैला, जी जी, प्लास्टिक को कम करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, सफल हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग नए नए अभियान चलाते हैं प्लास्टिक को लेके कि प्लास्टिक को कैसे हम कम करें। खत्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उनका उपयोग हमें कम करना है। जी, आज के दौर में कोई समाज सेवा नहीं करना चाहता है, लिखना सब चाहते हैं कि हमको समाज सेवा करनी है। तो हम इस पे भी सवाल करेंगे जो हमारे आज के मेहमान है पुष्पेन जी। पुष्पेन जी, समाज सेवा करना कठिन है या सरल है? देखिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है तो समाज सेवा करना बहुत ही कठिन डगर है। सब लोग चाहते हैं कि हम समाज सेवा करें। जब एक ग्रुप बनता है तो उसका एक लीडर होता है, और इत्तेफाक कहो या कुछ भी कहो, लीडर का नाम होता है। तो जो और उसके सदस्य होते हैं वो थोड़ा सा कहते हैं बताइए इनका नाम होगा, लेकिन उसके पीछे की वो जो सोच होती है, जो उसका संघर्ष होता है, वो कोई देखना नहीं चाहता। जब मैं व्यक्तिगत समाज सेवा में आया तो हमारे जो गुरुजी थे, जो वर्तमान में नहीं है, डॉक्टर कपिलदेव त्रिपाठी जी, तो मैं जब कक्षा 6वीं में था तब वो मुझे समाज सेवा में ले आए। कक्षा 7वीं में आया, एक दोस्तों के साथ मिलकर हम लोगों ने एक संगठन बनाया। तो हम लोगों के संगठन का एक छोटा सा उद्देश्य था कि कहीं पे प्याऊ लगाएं, पानी पिलाएं। एक उस उद्देश्य को लेके हम लोग चले। तो एक जब पुरानी नगर पालिका हुआ करती थी घंटा घर पे, तो वहां पर एक गांधीवादियों का शिविर लगा। तो उसमें देश के कई शहरों से, बनारस, अपना छतरपुर, कलकत्ता, कई यानी शहरों से गांधीवादी इकट्ठा हुए थे। तो मुझे वहां पे पहला काम मिला कि उन समाज सेवियों को पानी पिलाना है। तो चूंकि मेरी पूरी टीम तैयार थी, हम लोग जितना जानते थे उस समय एक एक बैच लगाया, हम लोगों ने बनाया और वहां पानी पिलाने का काम शुरू किया। तो उस समय लखनऊ के पत्रकार आए हुए थे, उन्होंने देखा उस खबर को, लखनऊ के समाचार में प्रकाशित किया। तो वहां से जो लौ जगी, तो जैसे संघर्ष किया हम लोगों ने, संस्था का नाम बदलता रहा वक्त के साथ साथ। एक बार संस्था का नाम मदर टेरेसा हेल्पर्स क्लब हो गया, तो लोगों ने कहा ये तो यार ईसाइयत का नाम है। तो फिर हम सोच में पड़ गया ये कैसा नाम रख लिया हमने। फिर महात्मा गांधी हेल्पर्स क्लब हुआ, और जब उसके पंजीकरण की बात आई तो पैसा तो होता नहीं था पॉकेट मनी में। तो उस समय की अगर हम डायरी उठाएं तो किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, इस तरीके से। तो हमारे साथ क्रमांक शुक्ला जी जालौन से जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ में अभय मिश्रा जी धबारी वाले जुड़ गए हैं, योगेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। साथ ही अभी एक अच्छा मैसेज आया है, भैया जी आप लोगों को मैं काफी सालों से पर्यावरण एवं गौरैया और जानवर के लिए निस्वार्थ भाव से और काम करते हुए देख रहा हूं। आपका कार्य देखकर हम सब प्रेरित होते हैं, ये लिख रहे हैं आकाश झा जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, जो जिस तरीके से आपके काम की प्रशंसा भी होती है, आपको दर्शक सराहते। साथ ही हम सभी अपने प्यारे दर्शकों से यही कहना चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों तक इस गौरैया बचाओ अभियान की आवाज पहुंच सके और पर्यावरण के प्रति लोग सचेत हो सकें। क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का तो उद्देश्य यही है, जिस तरह से कमेंट्स आया कि वो हमारे जो काम हम लोग कर रहे हैं उससे वो प्रेरित हैं, तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को देख के कम से कम अन्य लोग प्रेरित हों, कुछ ना कुछ सहयोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए, गौरैया को बचाने के लिए अपना सहयोग दें। जी, आपने सहयोग की बात ही कर दी है, तो एक हमारे दर्शक का सवाल भी आया है कि गौरैया बचाओ अभियान में
क्या कोई सरकारी धन भी आपको मिलता है या ये सब आपकी संस्था के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? सरकार के माध्यम से हम लोग कोई धन धंधा हम लोग को मिलता है ना। हम लोग इस तरह की कोई इच्छा रखते हैं कि सरकारी पैसों से काम किया जाए। हम लोग आपस में पैसों का सहयोग लेके एक दूसरे से सहयोग करके ही अपनी संस्था चलाते हैं, गौरैया के घोंसले बनवाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि कम पैसों में हम कैसे इस गौरैया को बचा पाएं। घर के जो वेस्ट मटेरियल है, डिब्बे हैं, बोतल है, उनको टांग के सिर्फ घर देना है। घोंसला तो गौरैया खुद बनाएगी, अपना घर खुद बनाएगी, लेकिन हमें एक स्थान देना है। वो स्थान देने के लिए हम वर्कशॉप लगाते हैं, कार्यशाला समय समय पर हम लोग संचालित करते रहते हैं। अच्छा भाई साहब, एक और सवाल आया है जो हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं, जहां एक और बाघ, शेर, गिद्ध जैसे महत्वपूर्ण जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वहां गौरैया पर आपका संरक्षण अभियान कितना प्रासंगिक है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कई बार ऐसा सवाल आता है, कई बार लोग भी हमसे रूबरू होकर कहते हैं कि यार बहुत से इंसान ही मर रहे हैं, बाघ, शेर, चीता, गिद्ध जो बहुत ही उल्लू महत्वपूर्ण जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। तो एक छोटा सा उद्देश्य है कि गौरैया क्यों महत्वपूर्ण है। गौरैया हमारे घर आंगन में रहने वाली चिड़िया है जो हमारे घर के अंदर रहती थी। जब हम अपने घर के परिवार के सदस्य को संरक्षित नहीं कर पाएंगे तब बाघ, चीता, शेर, गिद्ध की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि अपने घर के सदस्य को तो बचा नहीं पा रहे हैं, हम जंगल के जानवर को बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए गौरैया एक सिंबॉलिक वर्ड है, एक संदेश देने के लिए कि पहले उसे बचाएं तब हम बाघ, शेर, चीता की बात करें। तो अभी एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है, दोनों ही सम्मान जनों को सादर प्रणाम, आपका प्रयास सराहनीय है। ये लिख रहे हैं पंडित अभय मिश्रा जी। साथ ही कल का क्या प्रोग्राम है, ये हमें सैनी जी पूछ रहे हैं, कल का क्या प्रोग्राम है भाई साहब? कल का क्या प्रोग्राम है? कल जैसे जो संस्था ने अपना कार्यक्रम रखा है वह उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा में स्कूल में कार्यक्रम रखा है। बच्चों के साथ हम एक गौरैया संवाद करेंगे। हमारा उद्देश्य रहता है कि जब भी प्रोग्राम हो वह अलग अलग जगह पे हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े, वॉलेंटियर बने और समाज सेवा में होते हैं। तो कल का कार्यक्रम वहां पर है और जो भी सदस्य, वॉलेंटियर या जो भी दर्शक देख रहा है वह अपने स्तर पे अपने गली मोहल्लों में एक जागरूकता अभियान चलाए, लोगों को शपथ दिलाए कि हम गौरैया के साथ साथ पर्यावरण भी बचाएंगे। तो हर व्यक्ति अपने आप में समाज सेवी है, गौरैया रक्षक है। यह नहीं कि जब पुष्पेंद्र सिंह चौहान कोई कार्यक्रम करें आप उस कार्यक्रम में आए। आप अपने स्तर पर अपने गली मोहल्ले में भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ प्रोग्राम कीजिए, आप खुद समाज सेवी बनिए। भाई साहब, गौरैया बचाओ अभियान की तो बात हो ही रही है, इसके अलावा भी और कुछ बचाने की चर्चा करते हैं क्या? और भी काम करते हैं ऐसे भाई साहब? जी, हम लोग मेन तो जो गौरैया बचाओ के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेके बहुत ज्यादा काम हम लोग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मौसम किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो सर्दी वाले दिन है वो कम हो रहे हैं और गर्मी के दिनों में बढ़ोतरी हो रही है। तो जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस सबको लेके मेन है वृक्षारोपण। सरकारी कागजों में तो करोड़ों अरबों प्लांट लगते हैं, लेकिन जिंदा कितने रहते हैं? तो हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि भले ही हम 2 पेड़ लगाएं, लेकिन उन 2 पेड़ों को जिंदा रखें। ये हमारा उद्देश्य रहता है। पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, खासतौर से प्लास्टिक के उपयोग को लेके भी। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है आने वाले समय में कि प्लास्टिक का हम निस्तारण कैसे करें। हर चीज हमारी प्लास्टिक हो गई है और 100 सालों तक वो नष्ट नहीं होता है, तो एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। तो उसको लेके भी हम लोग काम करते हैं कि उसका रीयूज कैसे करें। इसके 3 उद्देश्य होते हैं कि कैसे करें: रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस। एक कोई भी प्लास्टिक हम लेके आए तो उसका पुनः उपयोग कैसे कर लें हम। दूसरा, उसको हम रिसाइकिल कैसे करें, उसका द्वारा हम कैसे बना पाए। एक होता है कम करें, कोई भी प्लास्टिक है तो उसका हम कम से कम उपयोग करें। जैसे सब्जी लेने जाना है, हम खाली हाथ चले जाते हैं और अगर हम 3 प्रकार की सब्जी लेते हैं तो 3 पॉलीथिनों को हम इकट्ठा करते हैं। उससे अच्छा ये है कि हम घर से अपना कपड़े का थैला लेके जाएं, उसमें सारी की सारी सब्जी लेके आए, तो हम पर्यावरण बचाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे द्वारा जो पॉलीथिन का उपयोग किया जाता है उनको कई जीव जंतु उनको खा लेते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं और पॉलीथिन में सामान लाना भी बहुत खतरनाक है। हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां। तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे भाई साहब कि अगर जैसे पॉलीथिन को छोड़ के हम लोग कैसे पॉलीथिन को पूरी तरीके से समाप्त कर पाएंगे, इसमें जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि पॉलीथिन को बढ़ावा कौन देता है? हम और आप बढ़ावा देते हैं। अगर हम अपने घर से थैला लेकर निकलें तो हर किसी को सुविधा होगी, दुकानदार को सुविधा होगी, सब्जी वाले को सुविधा होगी। आज वास्तविक में आज सुबह की ही घटना है, मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा सुबह सब्जी 8 बजे लेने निकल जाता हूँ मंडी में। मैं हमेशा करीब 4 या 5 थैले लेके जाता हूँ। एक थैला मेरे 2 कंधे पे खाली के थैले टंगे होते हैं, मैं 1-2 थैले और ले लेता हूँ।
तो आज एक सब्जी वाला भैया अलग से ककड़ी रखे हुए था और मुझे आवाज देता, भैया भैया। मैंने कहा हाँ, कहीं ककड़ी मैंने आपके लिए रखी है। मैंने कहा बहुत से ग्राहक आपके पास आए मेरे लिए, कि आप थैला लेके आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है अपने आप में कि आप जैसे लोग आज भी थैला लेके घर से आते हैं। तो मैंने हमेशा कुछ भी लाता हूं तो मैं स्पेशल रख देता हूं कि जब आप आएंगे तो मैं वो चीज आपको ही दूंगा। तो एक अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है कि बताओ, यानी एक सब्जी वाला जिससे मेरा कोई व्यवहार नहीं, ना मेरा सगा संबंधी है, हो सकता है वो मेरा नाम भी नहीं जानता हो, लेकिन वो सिर्फ एक थैले की वजह से मेरे लिए कुछ सब्जी निकाल के रख देता है। तो थैला देखिए लोगों के मन में कितना परिवर्तन ला सकता है। एक वास्तविक बात बताऊं, एक केला वाला बेचता है तो हमेशा मैं जब भी निकलता हूं तो सैल्यूट करता है। वो कहता है भैया आप जैसे नौजवान बहुत कम है, जब मैं आपके कंधे पे थैला देखता हूं तो मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। तो ऐसे कमेंट मुझे बाजार में दुकानों पे मिलते हैं तो अपने आप में अच्छा भी लगता है कि मैं जो चीज कर रहा हूं समाज में कुछ लोग उसको सोच रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से आप बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। और गौरैया दिवस पे कल आपका एक कार्यक्रम भी है जो रघुनाथपुरा में होने जा रहा है। मैं आप सभी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों को सवाल भी करना चाहिए इसमें। हाँ, वैसे विषय बहुत ही संवेदनशील है कि मतलब सब लोग पर्यावरण के प्रति चिंतित रहते हैं, लेकिन आपको कोई सवाल अगर मन में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में वो सवाल भी डालिए, और आपके एक शेयर करने से कई पशु पक्षी बच सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत सारे वीडियो भी शेयर करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इनकी आवाज अगर उन लोगों के कान तक जाएगी और किसी ने एक दिन भी अगर पॉलीथिन का उपयोग नहीं किया तो मान के चलिए आप कि वो कई जीव जंतुओं को बचा सकते हैं। भाई साहब, पर्यावरण को लेके सरकार भी कई कदम उठाती है। क्या लगता है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो सब सार्थक साबित होते हैं, या सिर्फ धरातल पर उनका काम नहीं हो पाता है, सिर्फ पेड़ पौधे लग जाते हैं लेकिन उनका संरक्षण सही से नहीं हो पाता है? क्या कहना चाहेंगे? सरकार कोई भी मुहिम चलाती तो है, लेकिन उसमें सहयोग हम और आपको देना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण है कि सुमेरा तालाब पर विगत 2 वर्ष पहले प्लांटेशन हुआ था, उसका सुंदरीकरण हुआ था। उस पेड़ पौधे जो लगाए गए थे, उस पेड़ पौधों को हमने खुद बाहर से मंगवा के वहां लगवाए गए थे नगर पालिका के सहयोग से। लेकिन जब हम उसमें हर 7 दिन में संडे को संडे विजिट करने जाते थे तो पेड़ पौधे टूटे मिलते थे। अब वहां पे कोई जानवर भी नहीं जाता था, लेकिन तोड़ने वाले हम और आप थे। वहां से निकले, उन पेड़ों को ऊपर से तोड़ दिया कि जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। तो हमें इस मानसिकता को बदलना होगा, क्योंकि सरकार तो अपनी योजना लाएगी, लागू करेगी, लेकिन सहयोग हम और आपको करना पड़ेगा। तभी जाके उन योजनाओं का मुख्य रूप से हम लाभ ले पाएंगे, चाहे वृक्षारोपण हो चाहे पॉलीथिन अभियान। तो लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि राजीव निरंजन जी, पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी और सबको नमस्कार कह रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। टीम मिशन बेटियां सहयोगी है, जीत गुप्ता जी लिख रहे हैं। टीम मिशन बेटियां का तात्पर्य भाई साहब? टीम मिशन बेटियां डॉक्टर जीत गुप्ता द्वारा संचालित होती है कि जो भी बच्चियां हैं उनके अधिकारों को संरक्षित कैसे किया जा सके। बहुत अच्छा एक काम है टीम मिशन बेटियां। और ये सिर्फ ललितपुर में ही नहीं, ये जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कई प्रदेशों में, ललितपुर जिसका मुख्यालय है और उन प्रदेशों में काम कर रही है। एक बहुत ही अच्छी चीज है। बेटी की गर्भ में हत्या ना हो जाए, बेटियों को हम कैसे, जो गरीब बेटियां उनकी फीस भर सके। एक उनके लिए डॉक्टर जीत गुप्ता ने एक सपना भी देखा है कि हम एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं जिसमें बेटी को कोई भी फीस चुबंदी भी खर्च ना करनी पड़े और वह सिर्फ बेटियों के लिए समर्पित है। लगातार वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समाज सेवा कठिन डगर है। और प्रयास, चूंकि आप देखिए जो भी समाज सेवा की आप वीडियो बनाइए, लाइव बहुत कम शेयर मिलते हैं। यही आप कोई अश्लील गाने पर अगर वीडियो बन रही होती तो हजारों लाखों युवा बुजुर्ग सब उसको शेयर कर देते। तो इसलिए कठिन लगा है। भगत सिंह हर कोई चाहता है, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा नहीं हो। ऐसी समाज सेवा है कि कोई समाज सेवी हर कोई चाहता है, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। पुष्पेंद्र जी, एक और सवाल मन में आ रहा है, अधिकारियों का कितना सहयोग आपको मिल पाता है? चूंकि अधिकारियों को तो जैसे वन विभाग के अधिकारी भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज जिले के मुख्य अधिकारी हैं, उनका कितना सहयोग आपको मिल पाता है? देखिए, अधिकारियों की हम बात करें तो मेरे तो बहुत कड़ू अनुभव रहे हैं अधिकारियों के साथ, नगण्य अनुभव मिलता है। आप अभी देख लीजिए, यानी 2 या 3 बाघ वर्तमान में अपने यहाँ खत्म हो गए हैं। जो जांच हुई उसमें किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपने शिकारी को पकड़ा, बहुत काबिल तारीफ बात है, लेकिन उस रेंज का रेंजर, उसकी क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रॉपर जो मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था वो, कि वहां पे जाल लगाया कैसे गया? तो ये अधिकारियों का रवैया है। 2016 में एक बनी कॉलेज चौराहे पे लाइट लगी, बहुत कई फीट वो लाइट थी, और जो वहां पे चारों तरफ तोते रहते हैं, वो लाइट जलने से उनके प्रजनन तंत्र में खतरा था। अचानक शाम के मैं टहलने निकला, कुछ दोस्त निकले, तो अचानक से उन्होंने, जो तोते का स्वभाव रहता है पॉटी कर देते हैं, मजाक मजाक में एक विषय एक ने कमेंट किया, देखो तुम्हारी चिड़ैया है और पॉटी कर रही।
तो एक विचार आया कि यार ये लाइट कुछ ज्यादा ऊंची है। अब देखिए विचार से क्या कुछ हो सकता है, हम आपको बताते हैं। जैसे ही वो विचार आया, हमने रिसर्च किया, तो वास्तव में मैंने अमेरिकन रिपोर्ट में पाया कि लाइट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लाइट किस दिशा में होनी चाहिए। वहां तो कोई ऐसा दिशा निर्देशन था ही नहीं, लाइट लगा दी। 25 लाख का प्रोजेक्ट था, कुछ सोचा ही नहीं। तो मैंने बेचारा रिसर्च किया, तो उस समय मंगल दिवस लगा करता था, नया नया वकील था, कुछ जोश था। बात की, दोस्तों से बात की, एक प्रार्थना पत्र लेके हम लोग भी मंगल दिवस में पहुंच गए। तो जैसे ही डीएम साहब ने उस समय तत्कालीन ने प्रार्थना पत्र लिया, तो बहुत ही मजाकिया लहजे में की इस्माइल आई, बताओ एक यहाँ पक्षियों के लिए भी पहला प्रार्थना पत्र की ये लाइट अलग की जाए। चूंकि नया अधिवक्ता था मेरे पास, चूंकि शोध भी था, तो थोड़ा सा वो मुस्कुरा के इसमें क्या हो कर सकते हम। तो मैं तुरंत एक जस्टिस मनमोहन सिंह दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन दिया कि जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो कहता है लाइफ विथ डिग्निटी, यानी जीने का अधिकार तो है लेकिन गर्व के साथ, वह अधिकार पक्षियों पर भी लागू हो सकता है। और मैंने वो उनको आदेश दिखाया, तो वो भी कुछ देर के लिए वो शांत हो गए। उन्होंने तुरंत तत्कालीन डीएफओ को बुलाया और फाइल को दिया। डीएफओ ने हमारी टीम के साथ मीटिंग की और उन्होंने एक लहजे में कहा कि ठीक है ये सब चीजें होती रहती हैं, आप चाय पानी में इसको निपटाइए। क्योंकि उस रात हम लोगों को नींद नहीं आई, दूसरे दिन हम लोग फिर गए, तो हमने कहा श्रीमान जी ऐसा है कि चाय पानी में आप निपटा लीजिए, हम लोग अगला रुख हाई कोर्ट का करेंगे। जी, तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ लिख के भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पेड़ काटो कागज बनाओ, फिर कागज पर लिखो कि पेड़ लगाओ, ये कब तक चलेगा? वृक्षारोपण का कार्य, उसके संरक्षण का कार्य सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों की भागीदारी सरकार को करानी भी चाहिए और लोगों को भी मिलकर करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए हैं और वो लिख रहे हैं ऐसा ही। हमारे साथ कभी वीरेंद्र जैन विद्रोही जी जुड़े हैं, नीरज कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो गौरैया सिर्फ एक पक्षी नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है। हमें इसके लिए पेड़ लगाना चाहिए, खुले स्थान बचाने चाहिए और घरों में दाना पानी रखना चाहिए। आइए हम इस प्यारी चिड़िया को बचाने का आज संकल्प लें और कल से हम लोग उसको बचाने का निश्चित रूप से एक ऐसा संकल्प लेकर प्रयास भी करें। तो भाई साहब, जो कल का कार्यक्रम है उसकी थोड़ा सा रूपरेखा संक्षिप्त शब्दों में बताएंगे क्या? रूपरेखा ये है कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहां के बच्चे गौरैया संरक्षण को लेकर पेंटिंग तैयार करेंगे कि हम कैसे गौरैया को बचाओ, गौरैया के बारे में कितना जानते हैं, और एक वर्कशॉप के माध्यम से हम उनको बताएंगे कि कैसे हम गौरैया को बचाएं, कैसे घरौंदे तैयार करें, गौरैया क्यों आवश्यक है। वर्कशॉप के माध्यम से हम उनको बचाएंगे। तो भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, आपका एक शेयर मैं विश्वास दिला रहा हूं कई पक्षियों को, कई निर्जीवों को बचा सकता है। और आप संकोच करेंगे क्योंकि वो देखो, जो आपके फेसबुक के मालिक है वो पैसा नहीं लेंगे इस शेयर का। तो निश्चित रूप से आपको उनके दिवस पे भी, गौरैया दिवस पे एक शेयर करना चाहिए और आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपसे, क्योंकि आपकी वजह से अगर कोई जीव जंतु, मैंने ऐसा सुना है, आप भी इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने ऐसा सुना है भाई साहब कि जो जैसे कुछ लोग माला करते हैं या कुछ लोग दान करते हैं, उसका कुछ दशांश उनके परिवार को मिल जाता है। ऐसे ही क्या मतलब जो लोग शेयर करके आपकी बात और लोगों तक पहुंचाते हैं उनको इसका फल मिलता होगा क्या? जीव जंतु है, ऐसा कहते हैं हिंदू परंपरा में कि वो हमारे कहीं ना कहीं पुरखे होते हैं। अगर आप जीव जंतुओं की सेवा करेंगे, उनको बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने पुरखों को, अपनी परंपरा को, अपने संस्कार को संरक्षित कर रहे हैं। तो सेवा 3 प्रकार की होती है, तन से, मन से, धन से। तो आप अगर धन से नहीं कर पा रहे हैं तो मन से करिए, तन से नहीं कर पा रहे हैं तो भी मन से करिए। और मानसिक ये है कि आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए। और मैं भी एक अभी लाइन आई है हमारे बीच में, एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है, चहचहाती थी जो आंगन में रोज, कहां खो गई, क्या कोई जानता है वो रोज, क्या कोई जानता है रोज, आओ बचाएं इस नन्ही जान को, वरना इस बस तस्वीरों में ही रह जाएगी रोज। ऐसा लिखा है उन्होंने। गौरैया लौटेगी जब बसेरा मिलेगा, खुला आकाश, हरियाली का सवेरा मिलेगा, हमने छीना है उसका जहां, अब हमें ही देना उजियारा मिलेगा। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी अच्छी लाइनें भी लिख रहे हैं, आपके दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपसे प्रभावित भी हो रहे हैं। भाई साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे गौरैया दिवस पर? देखिए, गौरैया दिवस मैंने पहले भी कहा है कि यह सिर्फ पुष्पेंद्र सिंह चौहान का विषय नहीं है, डॉक्टर राजीव निरंजन का विषय नहीं है, ना ही समाज सेवियों का विषय। यह जो भी दर्शक अपने घरों में बैठे हैं, जो भी, ये हर उनका विषय है कि गौरैया सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है, गौरैया हर उस व्यक्ति की बचपन की साथी है जिसने घर आंगन देखा है।
वह एक नन्ही सी है जो हमें चू चू चरैया कहना सिखाती है, यानी वह भी हमारी एक पाठशाला की शिक्षक है। कहते हैं कि बच्चे की पाठशाला की माँ प्रथम शिक्षक होती है। तो चलिए गौरैया को हम द्वितीय शिक्षक मान लेते हैं। उस शिक्षक के नाते उसका संरक्षण कीजिए, और जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहा है आप शेयर कीजिए, अपने लिए नहीं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कीजिए, क्योंकि गौरैया रहेगी। वरना गूगल पे देखेंगे कोई गौरैया रहती थी, जैसे आज हम डायनासोर को देखते हैं, कई जीव जंतु जो विलुप्त हो चुके हैं उनको देखते हैं गूगल पे कैसे लगते थे। तो गौरैया बहुत छोटी सी याद है, कल्पना की 16 से 15 सेंटीमीटर की चिड़िया, और हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। और बड़ी बड़ी बातें हम फेसबुक पे लिखते हैं, कागजों पे लिखते हैं, और बातें लिखना वास्तव में आसान है। जब आप कर्म भूमि पे आइए, आप अपने पड़ोस में ही जाइए कि अंकल एक घर टांग लीजिए, तो वो कई बार तो अंकल भगा देते, भाग यहां से, अब आ गया पर्यावरण वाला। तो सोचिए उस चीज को भी हम लोगों को फेस करना पड़ता है, जब जाके एक समाज सेवी तैयार होता है समाज के अंदर। और मैं नहीं, आप चाहे गौशाला देख लीजिए, गौपुत्र प्रशांत शुक्ला को देख लीजिए, कितनी गालियां सहते हैं, कई बार उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है और लगातार लगे रहते हैं, जेब में पैसा नहीं रहता है तब भी लगे रहते हैं। तो बहुत कठिनाइयां होती है समाज सेवियों को, यानी और ऐसी संस्थान जो सरकार से मदद नहीं ले रहे हैं, तो सरकार भी उनको अपना दुश्मन मानती है कि उनकी वजह से वो लोग भी फंड रिलीज नहीं कर पाते हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। तो घर घर में एक एक समाज सेवी पैदा हो, गौरैया के लिए, पॉलिथीन को रोकने के लिए, गौ माता के लिए, जल बचाने के लिए। तो घर घर में इस वीडियो के माध्यम से लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए कि आप भी समाज के लिए कुछ करें। मां साहब क्या कहना चाहेंगे? कल गौरैया दिवस है, क्या कर सकते हैं जो लोग अभी सुन रहे हैं या आपके बाद में सुनेंगे, आज रात तक सुनेंगे, उनको रात में क्या विचार करना चाहिए और कल क्या उनको कार्य करना चाहिए? सभी से यही निवेदन है कि कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर से जो भी आपके जूते चप्पल का अगर डिब्बा है, प्लास्टिक का कोई डिब्बा है, तो उसमें 1.5 इंच का एक छोटा सा छेद करके उसको अपने घर के बाहर रोशनदान के पास उसको जरूर टांगे। कल हर घर में अगर वो टंग जाता है तो गौरैया उसमें आके अपना घोंसला बनाएगी, उसमें बच्चे देगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो सभी से एक अनुरोध है, आग्रह है कि अपने घर पर एक इंतजार ना करें कि हम आपको एक गौरैया का लकड़ी का डिब्बा घर दें या कोई किसी आपसे दे, आप उसको खरीदें। अपने घर में जो भी मटेरियल है, जो भी डिब्बा है, खाली डिब्बा, उसको लेके अपने रोशनदान पर टांगे और गौरैया बचाने में हमारा सहयोग करें। और साथ ही साथ जिस हिसाब से अभी गर्मी मार्च में पड़ना शुरू हुई है, तो अप्रैल और मई में ये टेम्परेचर 45 और 46 डिग्री, और जून की अगर बात करें तो 48 डिग्री तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जिस तरह पानी की हमें समस्या होती है, उसी तरह पशु पक्षियों और जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है। तो आप सभी से ये भी निवेदन है कि जहां भी छांव आपके छत पर, आपके घर के आसपास हो, तो एक छोटे से एक बर्तन में पानी की व्यवस्था सुबह से जरूर रखें, जिससे वो बेजुबान पक्षी, जानवर उस पानी का सेवन करके अपना जीवन बचा पाए। मैं आपको बताऊं कि भाई साहब लोगों का मैं पॉडकास्ट करने वाला था, मैंने सोचा कि चर्चा हो जाएगी, 20 से 25 मिनट में चर्चा हो जाएगी पूरा, लेकिन जब इनने विषय बताया कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे पूरा 1-1 घंटा कम से कम इनसे बातचीत करनी चाहिए, एक एक करके करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं बहुत जल्दी इनका पॉडकास्ट करने वाला हूं, क्योंकि कुछ ऐसी कहानियां हैं जो लाइव पे कहीं नहीं जा सकती हैं। वो कहानियां इनके दिल से जुड़ी हैं, इनके मन से जुड़ी हैं, इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, पढ़ाई के दिनों से जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष करके जीवों को बचाया है, वो सारी चीजों के लिए हमको भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से कल जो गौरैया दिवस है उसको लेकर इनको लोगों को क्या संकल्प लेना चाहिए? पुष्पेन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान का अनुच्छेद 51 की बात करें तो उसमें साफ साफ कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है पर्यावरण के लिए। तो आप अपने कर्तव्य के साथ कल का इंतजार ना करें कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के माध्यम से संकल्पित हो जाए, शपथ ले ले कि गौरैया के साथ साथ हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, किसी भी कीमत पे बचाएंगे। हमें जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक हम जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो आपका परिवार रहेगा। कोरोना जैसी महामारी पर्यावरण के साथ जब छेड़छाड़ की गई तब लोगों ने देखी है, और अगर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो रोज कोई ना कोई महामारी आएगी। तो आज नहीं, अभी से आप पर्यावरण संरक्षण के लिए, गौरैया संरक्षण के लिए लग जाइए। गौरैया के साथ देखिए, तितली भी कम हो गई है, हमिंग बर्ड भी कम हो गई, बहुत से जीव जंतु कम हो रहे हैं। लेकिन गौरैया एक सिंबॉलिक है कि हम अपने घर के सदस्य को नहीं बचा पा रहे और बाहर के जीव जंतु की बात कर रहे हैं। तो आप घर से लगेंगे तब आप गौरैया, गिद्ध, शेर, बाघ सबकी बात करेंगे। हाँ, देखो कल है गौरैया दिवस। गौरैया को बचाने को लेके आज हमारे साथ जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज छोड़ दीजिए। जितने लोग एक बहुत अच्छी सेल्फी, कल सेल्फी या फोटो कल हमारे इसी चैट में या मैसेज में हमारे फेसबुक पे, तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं, इसी कार्यक्रम के दौरान मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
हमारे इस चैनल के माध्यम से उनको सम्मानित भी, जो बेस्ट फोटोज आएंगी उनको सम्मानित भी यहाँ पे किया जाएगा। अगर आवास भी देंगे, जो गौरैया का आवास भी उनको गिफ्ट में देंगे। गौरैया का आवास, भाई साहब ने कहा है कि गौरैया का आवास गिफ्ट में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 2 शर्तें हैं कि आपको इसमें कमेंट करना होगा। आपको कमेंट करना होगा कि हमने ये हम करेंगे, और इसके बाद में वो कल हमको फोटो भी उपलब्ध करानी होगी। कल शाम तक हमको जो फोटो उपलब्ध कराएंगे उनको यहाँ पे पुष्पेन जी के साथ और हमारे साथ डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, प्रोफेसर साहब के साथ। जैसा देवेंद्र जी ने कहा है कि जो भी अपनी फोटोज कुछ भी काम कर रहा हो पर्यावरण के लिए गौरैया, इस पे कमेंट बॉक्स में डालता है, कोई अपनी लिखी हुई कविता भी डालता है, तो उसको हमारी संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट, एक गौरैया का आवास भी दिया जाएगा। और यह जो हमारा मिशन है कल से स्टार्ट होकर 5 जून तक चलेगा। और इस बीच में हमारी एक यात्रा भी प्रस्तावित है, जो पद यात्रा है, जो ललितपुर से झांसी तक जाएगी 5 दिन तक। हर 20 किलोमीटर पे हम लोग रुकेंगे, गौरैया जल की बात करेंगे। तो ये चूंकि उसकी अभी डेट निश्चित नहीं हुई है, जल्दी ही वो पद यात्रा के लिए साथी हमारे तैयार हो जाएंगे। आप कमेंट में अपना कार को डालिए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं अनुज भार्गव जी, भी जुड़ गए हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी हैं अनुज जी। और इसके बाद में हम आपको बताएं कि राजेश झा जी लिख रहे हैं, मटके में छेद करके उसे भी टांग सकते हैं सभी ललितपुर वासी। बिल्कुल टांग सकते हैं भाई साहब। और ये अभी भाई साहब ने प्रॉमिस भी कर दिया है कि आपको गौरैया का आवास दिया जाएगा। जो बेस्ट फोटो यहाँ पे डालेंगे, बेस्ट फोटो का मतलब वो फीलिंग आनी चाहिए कि किस स्थान पे टांग रहे हैं आप, किस जगह पे टांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसी जगह टांग दिया जहां पे कोई देखने ही नहीं जा रहा है। उसकी केयर आप कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से इसी स्टूडियो में भाई साहब सम्मानित करने के लिए बहुत जल्द आएंगे। और कल तक शाम तक का ये आपको समय दिया गया है, कल शाम तक आपको ये फोटो गौरैया को लेके क्या कर रहे हैं, पानी रख सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं प्रोफेसर साहब जी। आप आपके घर में जो भी डिब्बा हो, जूते चप्पल का जो भी डिब्बा हो, वो सबके घर में मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो उस डब्बे में छोटा सा छेद करके अपने रोशनदान के बाहर, जहां रोशनदान है वहां आपको टांगना है। उसके साथ आपको फोटो लेने हैं। जिस तरह आपको होता है कि घोंसला आपको दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको एक सीडर भी दिया जाएगा प्लास्टिक का, जिसमें आप उसमें दाना भर के अपने घर के बाहर टांग सकते हैं और पक्षी उससे दाना चुगेंगे। वो भी आपको एक और चीज आपको गिफ्ट में मिलेगी। तो देखिए हमारे जो गेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं कितने उसके प्रति संवेदनशील हैं, उनके मन में कैसे भाव है। और आज उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी मैं पॉडकास्ट करने वाला हूं। आपको पर्यावरण से लेके, आपको पशु पक्षियों से लेके जो भी सवाल हो, आज आप उनको भी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, क्योंकि बहुत जल्दी जब हम इनका पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें वो सब सवाल हम इनसे पूछेंगे। आपके मन में पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, वो आप सभी सवाल को छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से अगले जो पॉडकास्ट में भाई साहब हमारे साथ रहेंगे तो आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। लोग आज के दौर में पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसा कमाया जाए, पैसा कमाया जाए। कौन कहता है कि भैया गौरैया को बचाया जाए, कौन कहता है पशु पक्षियों को बचाया जाए, कौन कहता है कि पेड़ों को लगाया जाए। तो हमारे बीच में ऐसे समाज सेवी भी हैं जो इन सब पे काम कर रहे हैं। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ऐसे ही समाज सेवियों के नाम भी लिख के भेजिए, जिनसे हम इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। एक और मन में प्रश्न आया, कितने लोगों की टीम है आपकी? देखिए, जब मैं चला था तो हम लोग 7-8 लोग थे, बहुत से लोग छूट गए और नए लोग जुड़ गए। अब लगाइए कि कक्षा 7 में मेरी क्या सोच होगी, मैं कितना सोच सकता था। लेकिन जब हमारी टीम तैयार हुई 2006 के बाद, तो वर्तमान में हमारी टीम के जो फाउंडर मेंबर थे 2006 से, वो आज स्वीडन में हैं, इंग्लैंड में हैं, जर्मनी में हैं और बहुत अच्छे व्यापारी भी हैं। तो ऐसे करीब 25-30 लोगों की हमारी टीम है। और इस समय वर्तमान में करीब 200 वॉलेंटियर हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि ग्वालियर में भी हमारा वॉलेंटियर है, चेन्नई में भी हमारा वॉलेंटियर है। लोग आते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमें अपने साथ जोड़ लीजिए। जोड़ना पड़ता है, उनको सिखाते हैं। तो करीब 200+ वॉलेंटियर निःशुल्क, कोई ना पैसा लेते, वो तो कहते सर आप अपने से डायरेक्ट से नीचे हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो करीब 250-300 लोगों की टीम हमारी काम कर रही है। और जल्द ही जो 20 मार्च से कल हमारा शुरू होगा, उसमें हम लोग हर गली गली मोहल्ले में एक डाटा कलेक्शन का काम भी शुरू कर रहे हैं। वो वॉलंटियर्स जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर कितनी गौरैया है, कितनी गौरैया के आवास हैं, गौरैया को क्या समस्याएं हो रही हैं। तो एक डाटा भी हम लोग कलेक्ट करेंगे कि हमारे जनपद में कितनी गौरैया इस समय निवास कर रही हैं और उनको आगे हम और अच्छे तरीके से कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस समय का भाई साहब के पास भी अभाव है, कल की तैयारियों में वो जुटे हैं। और हमारे यहाँ रात में 9 बजे भी हमारे अतिथि आने वाले हैं। आज हमारे बीच में जो रहने वाले हैं वो ललितपुर जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर दीपक चौबे जी, वो क्षेत्रीय
क्षेत्रीय सह संयोजक हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के, मतलब कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। रात 9 बजे वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार उस समय के लिए भी रहिएगा और साथ में ये वीडियो आप शेयर करिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा कल एक फोटो भेज सकते हैं वो निश्चित रूप से भेजें, उनको सम्मानित किया जाएगा। अविरल श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, और भी कई समाज सेवी जुड़े हैं। तो जब भी आप जुड़ा करें तो अपना नाम भी लिख के भेज दिया करें, जिससे हम यहाँ से जब नाम लेते हैं तो हमारे जो सामने बैठे होते हैं, अतिथि बैठे होते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार ये लोग भी सब लोग सुन रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों की पहल बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतने मतलब आप संवेदनशील हैं तो मैं आपको बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। और बहुत सारे शब्द हैं जो मैं अगले पॉडकास्ट में आपके साथ मिलूंगा तो उनको मैं प्रयोग करके आपको संबोधित भी करूंगा, नए नाम से भी संबोधित करूंगा, क्योंकि जो पशु पक्षियों को बचाता है वो कौन होता है, आप लोग भी लिख के भेजिए कौन होता है, इनको किस नाम से पुकारना चाहिए हमको। क्योंकि ये भैया ये सामाजिक व्यक्ति नहीं है, ये सबके व्यक्ति हैं, ये मतलब पशु पक्षियों के लिए भी चिंतित हैं, ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति भी चिंतित हैं। तो एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार, भाई साहब बाय, जो भी बोलना चाहेंगे वो अंतिम शब्द। नमस्कार, और कल ध्यान रखिएगा गौरैया दिवस पर कि आप किस तरह से उसका सहयोग कर सकते हैं। रियाज अहमद भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। हाजी भाई साहब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आप सब दर्शकों का धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे गौरैया का संदेश, पर्यावरण बचाने का संदेश घर घर में पहुंच सके। आप लोग सहयोगी बनिए, जैसे भी संभव हो आप जुड़िए। जय श्री राम। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं टांग सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते, अपने बच्चों से कहिए, छोटे से बच्चे भी अगर इस तरीके की वो करेंगे तो उनका उत्साह बढ़ेगा और यहाँ पे सम्मानित भी किया जाएगा। तो तब तक के लिए अगले जो पॉडकास्ट है उसके लिए, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से जल्दी पॉडकास्ट करूंगा, उसको लेकर हमारे सवाल भी हमारे पास आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इन शब्दों के साथ जय बुंदेलखंड, बहुत बहुत शुभ दिन हो आपका। आज रंग पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से मिलते हैं रात 9 बजे डॉक्टर दीपक चौबे जी के साथ में, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था पे उनसे चर्चा होनी है। आज उनका जन्मदिन भी है। भाई साहब अमित जायसवाल जी भी बहुत बहुत धन्यवाद, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। प्रदीप प्रजापति जी भी ऐसा लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, सबको नमस्कार। आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक वीडियो शेयर करने से, अगर आप इस वीडियो को अपने फेसबुक के ग्रुप्स में भी शेयर करना चाहें, इसको ले जाके आप व्हाट्सएप पे भी शेयर करना चाहें, क्योंकि आपकी वजह से अगर एक भी पक्षी बचेगा तो विश्वास मानिए उसका आपको पुण्य मिलेगा, उसका आपको फल मिलेगा, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो निश्चित रूप से तब तक के लिए विदा लेता हूं, रात 9 बजे फिर से मिलूंगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी थे, ये हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो चंद्रभूषण कुशवाहा जी भी जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन हो आप।